नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनावी वर्ष है और होली के बाद से पूरी तरह से चुनावी मूड में आ जाएगा बिहार। वैसे में हमने अपना एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, गद्दी का खेल 2025 का राजा कौन। 243 सीटों की कहानी आपको बताएंगे। पिछली बार की क्या तस्वीर थी, इस बार की क्या तस्वीर है, और महागठबंधन एनडीए कौन बनेगा किंग। चूंकि जहां तेजस्वी यादव पूरी तरह से एनडीए का वार सहने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं, जमीनी स्तर पर जो उनकी लोकप्रियता है वो बता रही है कि इस बार टक्कर जबरदस्त होगा। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर जहां एनडीए बिहार में चुनाव लड़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का भी चेहरा है, तो दोनों का चेहरा मिलाकर के क्या तेजस्वी झेल पाएंगे या तस्वीर कुछ दूसरी होगी। लगातार आपको जो है आज से प्रत्येक दिन हर विधानसभा की वो तस्वीर, वो गणित आपको समझाने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए जानना समझना है बहुत जरूरी। वैसे में आज हमने शुरुआत किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नहीं कहेंगे, उनकी कर्मभूमि रही नालंदा गृह जिला, तो उनका पटना है, बख्तियारपुर उनका घर है, लेकिन नालंदा में अस्थामा सीट से आज हम शुरुआत करेंगे अपने इस प्रोग्राम का, जिसका नाम है गद्दी का खेल 2025 का राजा कौन। हमारे साथ बिहार के राजनीतिक विश्लेषक सुमन कुमार हैं। जानेंगे अस्थामा की हर वो बात, वोटों का समीकरण से लेकर के जातीय समीकरण, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं महागठबंधन से, कौन हो सकते हैं एनडीए से। सुमन जी क्या कहेंगे, अस्थामा भी हम लोग घूम करके भी आए। अस्थामा नालंदा लोकसभा का एक पार्ट है, अस्थामा विधानसभा क्षेत्र। देखिए शुरू से यहाँ पर आप देखेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र जो है ये आपको पटना जिले के मोकामा से भी लगा हुआ है, ये बरबीघा से भी लगा हुआ है, और शुरू से यहाँ पर बहुत ही एक अलग तरह की राजनीति होती रही थी। लेकिन 2005 से जिस प्रकार से लगातार जितेंद्र कुमार ने उस सीट पर कब्जा किया हुआ है। देखिए 2005 में बिहार विधानसभा का 2 चुनाव हुआ था, उन दोनों चुनाव में वो लगातार जीत कर आए, और अभी भी 2020 में जिस प्रकार से लगातार वो 5 बार जीत कर आए हैं। उनके पिता भी वहाँ के विधायक हुआ करते थे, और जिस प्रकार से जितेंद्र कुमार कुर्मी जाति से आते हैं, देखिए कुर्मियों की बहुत बड़ी आबादी नालंदा लोकसभा क्षेत्र में है, और अगर आप पाएंगे तो कुर्मी समाज की आबादी अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में भी काफी अच्छी खासी है। और इसी का नतीजा है कि लगातार जितेंद्र कुमार जीतते आ रहे हैं, उनके स्वजातीय भी खड़े होते हैं विभिन्न दलों से, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई पटकनी नहीं दे पा रहा है। उसका मतलब राजद के टिकट से पिछली बार जिस प्रकार से खड़े थे जो कैंडिडेट जी, उन्होंने भी करीब 40,000 वोट लाया जी, लेकिन जनता ने, वहां की जो जनता है उसने नीतीश कुमार के चेहरे पर मोहर लगाया, जितेंद्र कुमार के चेहरे पर मोहर लगाया। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, इसके पहले हम चाहेंगे अपने दर्शकों को कुछ पहले की बात बता दें। देखिए नीतीश कुमार के सिपाही हैं जितेंद्र कुमार, लेकिन आप देखेंगे कि हर बार उनका सामना भले ही अलग अलग लोगों से हुआ है, लेकिन पार्टी एक ही रही है, लोजपा नहीं। जिन लोगों से उनका सामना हुआ, जदयू से लगातार लड़े, लेकिन लोजपा से सामना, लोजपा से ही लगातार सामना हुआ है। पिछले 3 बार से लगातार लोजपा कैंडिडेट हैं। हालांकि 2005 में भी एक बार कुमार पुष्पांजय से लोजपा में हुआ था, उसके बाद में पुष्पांजय जी निर्दलीय भी लड़े थे। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं कि लगातार इस सीट की कहानी यह है कि यहां पर भूमिहार या कुर्मी ही जीतता रहा है अधिसंख्य बार में। आप देखेंगे तो इस सीट पर एक समय था आरपी शर्मा लगातार निर्दलीय जीत कराया करते थे। पुष्पांजय जी उन्हीं के सुपुत्र जी, कुमार पुष्पांजय जो कि नालंदा लोकसभा क्षेत्र से खड़ा भी हुए थे, नीतीश कुमार के विरोध में भी खड़ा हुए थे, और काफी अच्छा समर्थन प्राप्त किया था। देखिए नालंदा में सबसे बड़ी जाति अगर कोई है तो वो कुर्मी जाति है। इसके अलावा नालंदा में यादवों का और भूमिहारों का वोट भी अच्छा खासा माना जाता है। लेकिन बात हमको करनी है अस्थामा विधानसभा क्षेत्र की, तो सबसे पहले अस्थामा विधानसभा क्षेत्र का गणित हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। देखिए 2020 में जितेंद्र कुमार का सामना अनिल कुमार से हुआ था, जो कि आरजेडी के प्रत्याशी थे और इनके स्वजातीय थे, वो भी कुर्मी जाति से आते थे। और इसके अलावा लोजपा से रमेश कुमार नाम के एक व्यक्ति खड़े थे जो बिल्डर हैं, काफी इंजीनियर रमेश कुमार, जो 21,000 के करीब वोट लाए थे। 21,000 के करीब में उनको वोट आया था। अनिल कुमार उर्फ अनिल महाराज को 39,925 वोट आया था। लेकिन एक बात इसमें रोकना चाहेंगे, इंजीनियर रमेश कुमार उस समय खड़ा हुए थे
जब कहा जा रहा था कि चिराग पासवान जदयू को हराने के लिए बीजेपी के कहने पर, कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है, और चिराग पासवान के कई नेता मानते भी हैं पर्दे के पीछे, कि कैमरे के पीछे मानते हैं कि हम लोग नीतीश कुमार को हराने के लिए खड़ा हुए थे। वैसे में जब बी टीम के रूप में काम किया तब रमेश सिंह को अगर आता है 21,000 वोट, तो मानना होगा कि क्षेत्र में उनका कुछ पकड़ है। हाँ, पकड़ तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता है। और उसी में मैं बता रहा हूं, उसी क्रम में कि उसी वोटिंग में जितेंद्र कुमार को 51,525 वोट आया था, तकरीबन 35.8% उनको जो वोटिंग हुआ था उसका अंतर था। अच्छा, जीते थे 11,600 वोट से, यानी कि अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अनिल कुमार को, जिनको प्राप्त था 39,925 वोट, उनको 11,600 वोट से हराया था। लोजपा के रमेश कुमार भी, जो कि भूमिहार जाति से आते हैं, 21,844 वोट लाने का काम किया था। हालांकि जहां तक हमारी जानकारी है कि रमेश कुमार को करीबन 15 से 20 दिन का ही टाइम मिला था, और 15 से 20 दिन की तैयारी में इन्होंने करीबन 22,000 वोट लाने का काम। उस स्थिति में जबकि चिराग पासवान बी टीम के तौर पर जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 2015 में, तो देखिए उस समय भी जितेंद्र कुमार विजयी घोषित होते हैं 58,908 वोट लाकर, और उनका सामना देखिए इस बार लोजपा के ही प्रत्याशी छोटे लाल यादव जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। क्योंकि देखिए, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, याद रखें 2015 में जदयू से जितेंद्र कुमार जीते थे, लेकिन उस समय नीतीश कुमार का गठबंधन लालू यादव से था। तो इसलिए उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए लोजपा ने यादव प्रत्याशी उतारा। हालांकि उनका दाव लोजपा का उस समय भी नहीं चला और जितेंद्र कुमार जीत गए। उस समय जितेंद्र कुमार का जो जीतने का मार्जिन था वो 10,444 वोट का था। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 2010 की, तो उस समय भी जितेंद्र कुमार जीतते हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कपिल देव प्रसाद सिंह, कैंडिडेट लोजपा। मैंने शुरू में ही कहा कि लोजपा और जदयू की निरंतर भिड़ंत तो होते रही, मतलब लोजपा लगातार पीछा कर रही है जितेंद्र कुमार को। जी जी जी। 54,176 वोट आया था जितेंद्र कुमार को, और कपिल देव सिंह को आया था 34,606 वोट। 19,570 वोट से जितेंद्र कुमार जीत गए। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात, भले ही उनको एक चुनाव में 51,000 वोट आया, 58,000 वोट आया और 54,000 वोट आया, मैं पिछले 3 चुनाव की बात कर रहा हूं, लेकिन उनका वोटिंग प्रतिशत लगातार पिछले 3 बार से गिरता जा रहा है। 2010 में जितेंद्र कुमार को 50.65% वोट आता है। 2015 में जितेंद्र कुमार को 44.29% वोट आता है। वही प्रतिशत घट के 2020 में 35.8% हो जाता है। यानी जितेंद्र कुमार उनके लिए खतरे की घंटी है। लगातार 5 बार से जीत रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से समीकरण बन रहा है उस समय इसी मुद्दे पर आते हैं। हमने दर्शकों को पहले भी बताया है कि परसेंटेज इस प्रकार से घट रहा है जितेंद्र कुमार का, उनके लिए खतरे की घंटी है। और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव इस बार एक सीट ठोक बजा करके देख रहे हैं। चूंकि हमने लगातार कहा है कि तेजस्वी यादव के सामने पूरी उनकी प्रतिष्ठा साख पर लगी हुई है। एनडीए का पूरा जो है 5 पांडव एक तरफ है, तेजस्वी यादव अकेले झंडा बुलंद किए हुए हैं। वैसे में अगर तेजस्वी दाव चलते हैं, 7 कार्ड खेलते हैं अस्थामा में, लगातार हमने कहा कि अगर इस बार 7 कार्ड खेल देते हैं तेजस्वी यादव, किसी भूमिहार को अगर टिकट मिलता है तो जितेंद्र कुमार की राह काफी मुश्किल हो सकती है। सुमन जी हमारी बात से सहमत हैं कि नहीं? देखिए, तेजस्वी यादव शुरू से कह रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी है। अब आप ध्यान दें, लेकिन उनके पिता के समय में क्या होता था, भूमिहार जाति से एक सीट मिलता था। वो सीट भी किसको मिलता था? तो मोकामा में अनंत सिंह को मिला था। जी, आप समझ सकते हैं, मोकामा में अनंत सिंह खुद में एक ब्रांड, वो तो निर्दलीय भी उन्होंने निर्दलीय भी जीत कर दिखाया हुआ है। उसके अलावा आप देखेंगे तो शाहपुर में एक शिवानंद तिवारी को ब्राह्मण समाज से मिलता था, और एक जगह और भी है। मतलब ब्राह्मणों का और भूमिहार का प्रतिनिधित्व वही एक और चेहरे वही जो लालू जी के खास में। लेकिन लगातार जिस प्रकार से हम कह रहे हैं कि जितेंद्र कुमार के प्रति लोगों के क्षेत्र में असंतोष है। देखिए, जितेंद्र कुमार और नालंदा के अन्य विधायकों में एक खासियत मैं आपको बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को। आप देखेंगे कि जब भी कोई राजनीतिक बयानबाजी होती है या सत्ता का खींचतान होता है, तो आप देखेंगे कि नालंदा के विधायक जो हैं ये बड़े चुप से रहते हैं।
आप देखेंगे कि पूरे बिहार के प्रदेश की राजनीति में अलग अलग क्षेत्र के नेता उभर कर आते हैं और सामने आकर अपनी बात को प्रकट करते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि नालंदा के विधायक क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्षेत्र से बाहर मैं यहां दावे के साथ कह सकता हूं कि कई ऐसे लोग होंगे बिहार में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में, जो नालंदा के किसी क्षेत्र के विधायक को पहचानते भी नहीं होंगे और उनके अपने क्षेत्र के बाहर के लोग भी कई बार उनको ठीक से नहीं पहचानते हैं। वो लोग बिल्कुल लो प्रोफाइल बनकर रहते हैं। उनको मालूम है, देखिए नालंदा हो गया कुर्मिस्तान, नालंदा में विधायक भी है कुर्मी। आप मगर उसके बावजूद देखिएगा कि जितेंद्र कुमार की जो पहचान है वो पूरे बिहार प्रदेश स्तर पर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने क्षेत्र तक ही सीमित। और क्षेत्र में भी एक बड़ी बात है कि कहा जाता है कि वो चेहरा देख करके काम करते हैं, चेहरा देखकर काम करते हैं, सीधा सीधी बोलिए जाति देखकर काम करते हैं, जाति देखकर काम करते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों में जिस प्रकार से A to Z की बात तेजस्वी यादव के द्वारा की जा रही है और जिस प्रकार से लगातार ये आशंका कहा जा रहा है, देखिए 2024 लोकसभा चुनाव में कुशवाहा कांड ने बहुत बड़ा खेल किया। आप सारा शाहाबाद खत्म कर दिया, मगध खत्म कर दिया, एक सीट मात्र गया निकला था। उसी प्रकार से तेजस्वी यादव इस बार कुशवाहा कार्ड भी खेलेंगे, भूमिहार कार्ड भी खेलेंगे और ब्राह्मण कार्ड भी खेलेंगे। देखिए अभी तक सवर्णों में देखा गया था कि राजपूत जाति के जो मतदाता हैं वो अपने नेता को, चाहे वो किसी भी जाति के रहे, किसी भी पार्टी के रहें, उनको समर्थन करते हैं। लेकिन ये काम भूमिहार और ब्राह्मण मतदाता नहीं करते। हालांकि मेरी बात कई लोगों को बुरा लग सकती है, लेकिन आप आंकड़ों के हिसाब से देखेंगे तो बहुत हद तक ये सच भी पाए। राजपूत में तो सीधे जाति देख करके बात होती है जी। वही उसी प्रकार से कुशवाहा बिरादरी भी जो है वो सीधे सीधी अपने कैंडिडेट की जाति देखती है, किसी गठबंधन से को मतलब नहीं। लेकिन भूमिहार और ब्राह्मण ये दो जातियां हैं ऐसी जो सिर्फ और सिर्फ एनडीए, और एनडीए में भी अगर कहा जाए तो बीजेपी के प्रति वफादार रखती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ लग रहा है कि इन्हीं सारे मिथकों को तोड़ने के लिए तेजस्वी यादव और उनकी टीम लगी हुई है और भूमिहार और ब्राह्मण को भी कुछ लोगों को दिया जा सकता है। और जिस प्रकार से अस्थामा विधानसभा में भूमिहार वर्सेस कुर्मी का द्वंद्व चलता है, राजनीतिक द्वंद्व जो चलता है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि इस बार किसी भूमिहार जाति के कैंडिडेट को आरजेडी के द्वारा उतारा जाएगा। और इस बार की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बगल में ही वारसलीगंज है, वहां से अशोक महतो की पत्नी की लड़ने की बात हो रही है, उनके भतीजे की पत्नी की, और भी कई तरह का, मतलब अशोक महतो गुट के ही लड़ने की बात हो रही है। एरिया में अशोक महतो की अपनी एक पहचान। अगर वारसलीगंज में, जो कि उससे सटा हुआ इलाका, वारसलीगंज में अगर भूमिहार वर्सेस कुर्मी हुआ तो आप मान के चलिए कि इसका असर अगल बगल के कई विधानसभा क्षेत्रों पर पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा असर, जो भूमिहार मतदाता खुलकर जदयू को, जितेंद्र कुमार को वोट देते हैं, वो इस बार जितेंद्र कुमार को वोट नहीं देंगे और कोई भी वोट भी नहीं जाएगा। अब इसके लिए आपको समझना होगा कि वहां पर वोटिंग परसेंटेज क्या है विभिन्न जातियों का और उनकी संख्या क्या है, तो देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं स्पष्ट तौर से कि 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय के हिसाब से हम रिकॉर्ड की बात करें तो 2,91,000 मतदाता उस समय मतदान में शामिल हुए थे। देखिए सबसे बड़ी जाति मैंने कहा अस्थामा में कुर्मी समाज। कुर्मी समाज के वोटर करीबन आपको 70,000 के आसपास में है, 2-4,000 ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो यादव समाज आता है। यादव समाज भी तकरीबन 40,000 के आसपास में है, कोई 45 कहता है, कोई 40 कहता है, 40। देखिए भूमिहारों के बारे में भी बड़े बड़े दावा किया जाता है कि भूमिहार 50,000 है, 60,000 है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भूमिहार जो है, हम लोगों ने वहां पर लोगों से बात की है, वहां कई 30,000 के आसपास, 30 से 35,000 के आसपास में, आप 30,000 ही मान के चले वहां पर। इसके बाद में अगर पासवानों की बात की जाती है तो पासवान भी तकरीबन भूमिहार के ही आसपास में आ जाते हैं। मुस्लिम वोटर भी तकरीबन 15,000 के आसपास में है। माझी वोटर भी तकरीबन 8,000 के आसपास में है, 9,000 के आसपास में है। इसके अलावा आप अगर बात करें एससी वोटर की, जो एससी वोटर में तो ही सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन कुल अगर बात करते हैं तो तकरीबन 75-76,000 आपको एससी वोटर है। तो अब इस आधार पर बात करें तो टोटल 2,90,000, हालांकि इस बार हमारा अपना व्यक्तिगत आकलन है कि ये 3.25 लाख के आसपास में वोटर होंगे, कुछ बड़े होंगे, 3,25,000 3,35,000 कम से कम वोटर होंगे, तो हर जाति में भी उस हिसाब से बढ़ा होगा। तो अब देखिए होता क्या है कि जब जितेंद्र कुमार खड़े होते हैं तो कुर्मी का 70,000 वोटर उनके साथ में एकजुट रहता है, उनके साथ 30,000 भूमिहार वोटर एकजुट हो जाता है।
मुस्लिम वोटर जो है और यादव वोटर उनके अगेंस्ट में काम करता है। लेकिन अभी तक जो हो रहा था कि कोयरी वोट और माझी वोट, चमार जाति का जो वोटर है, चमार जाति भी 10-12 हजार है, तो ये सारे वोटर एक साथ गोलबंद हो जाते थे। तो अगर इन 40,000 यादवों के अलावा 15,000 मुसलमान का वोट मिल जाए, उसके अलावा आपको चमार जाति के भी 10-12 हजार लोग हैं, कुशवाहा जाति के भी करीबन आपको 15 से 16 हजार वोटर हैं, और उनमें अगर 30,000 भूमिहार वोट एकजुट हो जाए तो आप जानिए कि इस बार खेला वहां हो सकता है। और अस्थावा में इस बार जितेंद्र कुमार जो लगातार 5 बार से विजयी घोड़े पर सवार हैं, इस बार उनका घोड़ा गिर जाएगा। इस बार घोड़े से गिर सकते हैं। सत्ता पर, अस्थावा की सत्ता पर कोई दूसरा सवार हो सकता है, तेजस्वी का सिपाही। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात आती है, आपने कहा कि लोजपा ही पीछे पड़ी हुई है जदयू के वहां। पिछला अगर आप इतिहास उठाकर देखते हैं, सतीश बाबू जो वहां से पहले जीते हुए थे, सतीश बाबू का एक अलग था, कुर्मी रैली के समय उनकी जो उनका जो वजूद था। लेकिन हमारी जहां तक जानकारी है कि वहां से सतीश कुमार के अलावा, जो हम सवर्ण भूमिहार की जो बात कर रहे हैं, तो सतीश कुमार भी अच्छे कैंडिडेट हैं, लेकिन एक चीज से उनका हमको कमजोर लग रहा है कि वो कुर्मी समुदाय से हैं, और इस बार तेजस्वी कुर्मी पर दाव नहीं खेलेंगे, भूमिहार पर। देखिए, कुर्मी पे दाव नहीं खेलने के पीछे वजह है, इसको समझना होगा। देखिए, कुर्मी समाज का विधायक वहां पर है जितेंद्र कुमार, जो लगातार 5 बार से जीत रहा है। इसके अलावा कुर्मी समाज का सबसे अभी के समय में कोई आदर्श पुरुष है तो अभी माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो लोग जितेंद्र कुमार को देख के तो वोट कर ही रहे हैं कुर्मी समाज के लोग, लेकिन जितेंद्र कुमार के ऊपर में नीतीश कुमार का चेहरा दिखता है। तो नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए जितेंद्र कुमार से अगर किसी को नाराजगी भी रहती है कुर्मी समाज को, तो वो नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए जितेंद्र कुमार को देता है। देखिए, जितेंद्र कुमार अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो क्या 10,000 वोट आएगा क्या उनको? नहीं आएगा। लेकिन जदयू और नीतीश कुमार के ही नाम के कारण तो वो जीत रहे हैं ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी और, हालांकि देखिए सतीश बाबू का आपने नाम लिया, पुराने लीडर हैं, एक बार निर्दलीय विधायक भी बन चुके हैं। कहने का मतलब है कि इसके बावजूद अगर वो अपने समाज, अगर आरजेडी से खड़े होते हैं तो ये भी तो देखना होगा ना कि अपने समाज के कितने लोगों को तोड़ पाएंगे। यहां सीधी सीधी बात है कि आपके समाज का प्रतिनिधित्व तो आपको मिला हुआ है, तो वैसे दूसरे समाज को आपके साथ जोड़ा जाए जो एनडीए के साथ एकदम मतलब मजबूती के साथ खड़ा, मजबूती के साथ है, और एनडीए से हम खिसका सकते हैं, और आरजेडी को वोट कभी नहीं मिलता था। जी, आरजेडी आप देखिए ना, पिछले 3 चुनाव में कपिल देव प्रसाद सिंह को 2010 में भी देखिए, तो उस समय भी भूमिहारों ने इनको नकार दिया था। लेकिन लगातार जो नीतीश कुमार, देखिए जिस तरीके से राजनीतिक गलियारों में है कि भाई नीतीश कुमार अब बुजुर्ग हो गए हैं, भाजपा के हाथ में भी सत्ता जा सकती है, शायद अगला मुख्यमंत्री वो न रहे, लगातार अब 20 साल से सत्ता पर काबिज हैं, तो जाहिर सी बात है कि असंतोष भी रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में अगर तेजस्वी A to Z की पॉलिसी अगर अपनाते हैं तो भूमिहार वोटर और कुशवाहा वोटर, आप मान के चलिए कि अस्थावा विधानसभा में एनडीए के हाथ से छिटकने वाला है। चलिए, आखिरी सवाल है मेरा, एक चीज तो मानना होगा कि 5 पांडव पूरी तरह से एक पर्दे के पीछे नहीं है, सबों में खींचातानी है। आप चिराग पासवान जी तो ना माझी की बात कर सकते हैं, दलितों का नेता बनने का दोनों में यह है कि कौन बड़ा नेता है। वैसे में हमें जो लगता है, हमने लगातार एक चीज कहा है कि हमारा खुद का आकलन है, किसी की भावना को अहित करना, किसी की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हम जो देखते हैं, जो धरती पर जो देखते हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट में देखते हैं, वही दर्शकों को बताते हैं, वही दिखाना चाहते हैं। वैसे में एनडीए के सभी घटक दल जो दूसरे दल से हैं प्रत्याशी, उसको जिताने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमको नहीं लगता है। और आरजेडी चूंकि एक आदमी की पार्टी है, कोई कितना भी कह ले, लालू प्रसाद यादव वहां 1 मैन आर्मी है, वैसे में मुकेश सहनी भी है, वाम दल भी है, लेकिन लालू ने जो कह दिया, कांग्रेस भी है, लेकिन लालू ने जो कह दिया वही मान्य है। ये इन चीजों में तालमेल की कमी आपको नजर आएगी कि नहीं पूरे 243 सीटों पर? देखिए, एक बात आप समझ लें कि जब तक आप सत्ता में रहते हैं तब तक आप में एकता की बात करते हैं, लेकिन भीतर से उतनी एकता नहीं रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रहता है कि विरोधी अगर मजबूत हो गया तो ज्यादा लाभ उसको प्राप्त होगा। जब आप सत्ता से बाहर रहते हैं तब आप में एकजुटता देखी जाती है, और उस समय एकजुटता आप में इसलिए रहती है कि हमें सत्ता पर बैठना है, हमें सत्ता की कुर्सी पर बैठना है। तो जिस प्रकार से आपने माले का भी नाम लिया, देखिए माले की गणना हमने छोड़ दिया था। माले का जो छोटी जातियों में आधार है,
अस्थामा ही नहीं, सब पूरे बिहार में। कहीं भी अगर आप बात करें कैडर वोट की, तो माले के कैडर जितने समर्पित हैं अपनी पार्टी के प्रति, वो जब वोट देने जाते हैं तो वो ये नहीं देखते हैं कि आप किस जाति के हैं, आप कहां से प्रत्याशी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि ये माले का प्रत्याशी है, हमारे नेताओं ने इसको कहा है वोट देने के लिए, उसका नाम पता नहीं हो, उसके बारे में कुछ नहीं पता हो, लेकिन माले के वोटर पूरी तक और किसी भी प्रकार से आप उसको अपने तरफ नहीं कर सकते हैं। और जो वोटर में जो बात आती है कि आप उसको लाभान्वित करते हैं, किसी तरह की बात करते हैं, कोई प्रलोभन देते हैं, माले का वोट खिसकने वाला नहीं। माले का वोट, माले के जो कैडर वोटर हैं वो बिल्कुल नहीं खिसकने वाले हैं। और जिस प्रकार से माले वीआईपी और आरजेडी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहा है, कांग्रेस भी साथ में है, हालांकि कांग्रेस सीटों की बातों को लेकर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मामला बाद में पटाक्षेप हो जाएगा। मैं अभी जो फिलहाल देख रहा हूं अस्थामा विधानसभा क्षेत्र में कि अगर एनडीए को ये सीट हराना है तो महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो भी आप कहें, उसके लिए ये लाजमी होता है कि एनडीए के घटक दल के किसी एक जाति में सेंधमारी करना होगा, मजबूत जाति और वोट भी जाता। जी बिल्कुल। देखिए, तो अस्थामा की तस्वीर आपको हमने दिखाई और लगातार आपको पूरे बिहार की तस्वीर दिखाएंगे, एक एक करके 243 विधानसभा की तस्वीर दिखाएंगे। तस्वीर तो और लोग भी दिखाते होंगे, लेकिन किन्हीं के पास क्या आंकड़ा है, उनके पास क्या जानकारी है, यह तो दर्शक तय करेंगे। लेकिन इतना तय है, अस्थामा की जो बात आपको हमने बताई है कि तेजस्वी यादव इस बार अगर किसी सवर्ण पर दाव खेलते हैं, जैसे कि संभावना है, चर्चा है क्षेत्र में, हम वहां घूमे भी हैं असम में, और क्षेत्र में यह चर्चा है कि इस बार तेजस्वी यादव किसी सवर्ण पर, किसी भूमिहार पर दाव लगा सकते हैं, और यही दाव तेजस्वी को वहां जदयू के किला को तोड़ने में मदद करेगी। लगातार जो है आपको बिहार की तस्वीर दिखाएंगे, और हमारा जो ये नया प्रोग्राम है गद्दी का खेल 2025 का राजा कौन, आपको पता है कि रातों रात समीकरण बदलता है। वैसे में जब अभी नजर आ रहा है कि एनडीए मजबूत है, 5 पांडव 1 है, क्या कुछ होगी बिहार की तस्वीर है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार से।